नमस्कार। आप सभी दर्शकों का, व्यूवर्स का, चैनल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। मैं बीके दीक्षित प्रस्तुत करने जा रहा हूं फोटोसिंथेसिस का चौथा और लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इंस्पिरेशन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। देखिए, अगर वर्ड को देखा जाए तो फोटो मतलब होता है लाइट, और रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन के लिए लाइट की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर अगर एक चीज़ देखा जाए कि रेस्पिरेशन में होता क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, वो भी रिलीज होता है। तो रेस्पिरेशन का एक फीचर ये भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और अगर लाइट में क्लोरोप्लास्ट से कार्बन डाइऑक्साइड निकले तो उसी को फोटो रेस्पिरेशन नाम दिया गया है। यानी यहाँ पर एक डिफिनेशन है क्रोटकोव का जो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको के सामने इसको डिस्कस कर रहा हूँ। पोस्ट इल्यूमिनेशन ब्रस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन क्लोरोप्लास्ट। और अगर हम सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करें तो क्लोरोप्लास्ट से कार्बन डाइऑक्साइड का हाई लाइट इंटेंसिटी में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना क्या कहलाएगा, फोटो रेस्पिरेशन। यानी हम और अगर एक तरीके से इसको डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय क्लोरोप्लास्ट इन हाई लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये इसके एक और पॉइंट क्या है कि इसमें 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। यानी फोटो रेस्पिरेशन का कुछ पार्ट क्लोरोप्लास्ट में होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड में ही माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, उसके बाद पराक्सीसोम। तो 3 सेल ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्व। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी सेल इन नेम ए प्रोसेस इन विच 3 सेल ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्व। तो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पराक्सीसोम होगा। दूसरी चीज, ये प्रोसेस कब होगा, इसके लिए कंडीशंस क्या हैं। तो हाई ऑक्सीजन एंड हाई लाइट इंटेंसिटी, ये प्रोसेस तभी होगा जब हाई ऑक्सीजन और हाई लाइट इंटेंसिटी हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है जो RuBP कार्बोक्सिलेट जो हम लोगों ने पढ़ा था C3 साइकिल में, यहाँ पर RuBP ऑक्सीजनेज एंजाइम वर्क करता है एंड दैट विल वर्क एट हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अब जब इस तो क्या करेगा ऑक्सीजनेज विल कंबाइन विथ द ये क्या करेगा, RuBP कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा नहीं 5 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सीजनेज है यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। तो जो 5 कार्बन कंपाउंड है वो 2 कंपाउंड में टूटेगा। एक 3 कार्बन कंपाउंड फास्फोग्लिसरिक एसिड जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड बनेगा वो होगा फास्फोग्लाइकोलिक एसिड। देखिए, फास्फोग्लाइकोल फॉर्म होगा, और ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होगा। ये 2 कार्बन एटम का बना होगा, इसलिए इसको हम लोग C2 साइकिल कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिए, इसमें भी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर है वो RuBP है, लेकिन फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड एक 2 कार्बन कंपाउंड फास्फोग्लाइकोलिक एसिड या फास्फोग्लाइकोलेट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग C2 साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब C2 साइकिल को यहाँ देखते हैं चार्ट से। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि ये RuBP जो ऑलरेडी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, हाई लाइट इंटेंसिटी में कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय RuBP ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, फास्फोग्लिसरेट बनाएगा। ये नॉर्मल प्रोडक्ट आप जानते हैं। ये जो प्रोडक्ट जो दिख रहा है ग्लाइकोलेट, ये फास्फोग्लाइकोलेट, ये इस फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए C2 साइकिल का ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड का है, इसलिए इसको C2 साइकिल कहते हैं। अब देखिए, ग्लाइकोलेट कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, पराक्सीसोम में। अब पराक्सीसोम में ग्लाइकोलेट से ग्लायोजाइलेट, ग्लायोजाइलेट से ग्लाइसिन बनेगा। अब ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ ये 2 ग्लाइसिन के मालिक्यूल मिलकर सेरीन बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ रिलीज हो रही है, फिर पराक्सीसोम के अंदर ये इसका जो है चेंज हो रहा है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट से ग्लिसरेट, ग्लिसरेट से PGA बन जा रहा है। तो
तो ये C2 साइकिल है। इसमें कुछ नाम है, उनको याद करके और सीरियलाइज कराना है। टेबल ही इम्पोर्टेंट है इसमें। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि फोटो रिस्पिरेशन में 25% एनर्जी का लॉस होता है। तो इसको एक हार्मफुल प्रोसेस माना जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो फोटो रिस्पिरेशन प्रोसेस है वो एक बहुत बड़े डेंजर से प्लांट को बचाता है, ठीक है। और इस वजह से इसको कहा जाता है, ये मतलब फोटो रिस्पिरेशन जो है वो हार्मफुल होते हुए भी काफ़ी कुछ हद तक मददगार भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में मेन क्या है, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले लाइट में पहले देख लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पे आते हैं। लाइट में क्या होता है कि लाइट में जो फोटोसिंथेसिस दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक लाइट इंटेंसिटी पे और एक लाइट की क्वालिटी पे। इंटेंसिटी का मतलब देखिए, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ की लाइट को हम PAR कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस विजिबल लाइट में ही होती है। अब इसमें भी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अलग होती है, ठीक है ना। तो जैसे रेड में ज़्यादा होगी, ब्लू में ज़्यादा होगी और में कम होगी, ठीक है ना। इसके बाद टेम्परेचर को अगर देखा जाए तो टेम्परेचर क्या करता है, डायरेक्टली तो फोटोसिंथेसिस के रेट के ऊपर असर नहीं डाल रहा है, लेकिन वो एंजाइम को अफेक्ट करता है, तो एंजाइम फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करेंगे। तो टेम्परेचर इनडायरेक्टली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको C3 और C4 में कंपेयर जब कर रहा था तो मैं आपको बताया कि जो C3 प्लांट होते हैं वो लेस इफिशियंट होते हैं, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन यानी कम से कम 50 ppm कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हो और एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पर ही ये बहुत अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो वो रेट इंक्रीज होता है 500 ppm तक जो है वो इंक्रीज होगा, पर वो उनका सिचुएशन पॉइंट होता है। और C4 में वो कम होता है 360, यानी कम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हो तो भी C4 वर्क कर सकता है। इसके बाद से लास्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में इंटरनल फैक्टर। अभी इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था, जो आपने देखा, ये फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में एक्सटर्नल फैक्टर पढ़े थे। अब ये इंटरनल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर क्या है, नंबर है, साइज है, ओरिएंटेशन, एज ऑफ लीफ, ये सब। इसके अलावा जो एक पॉइंट जो बीच में आया था और मैं उसको एक्सप्लेन तो किया, लेकिन हो सकता है कि आपने नोट ना किया हो, तो इसलिए मैंने यहाँ दे दिया है। कॉम्पनसेशन पॉइंट आया था, डिफरेंस बिटवीन C4 और C3 में, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था। एक बार यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ कि द पॉइंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जितना फोटोसिंथेसिस में ली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ली जा रही है उतनी ही ऑक्सीजन, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में रिलीज हो रही है। तो दोनों वैल्यू जब बराबर हो, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आउटटेक ऑफ अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड होगा, एक फोटोसिंथेसिस में ली जाएगी ऑक्सीजन में, एक रेस्पिरेशन में रिलीज की जाएगी। जब दोनों बराबर हों जिस लाइट इंटेंसिटी पर, उसी को हम लोग कॉम्पनसेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैकमॉन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। देखो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, आप अपने घर में भी देखिए कि जो चीज़ सबसे कम होती है, कम, लेस, या उसको प्राप्त करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, किसी भी प्रोसेस को वही रेगुलेट करता है। अब जैसे आपके घर में सब कुछ है, पैसा रुपया सब कुछ है, गैस नहीं है, आप खाना नहीं बना पाओगे। अभी अब कहोगे, आप कहोगे हीटर है, भाई हीटर की बात नहीं करता, भाई गैस नहीं है, हीटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुक करने वाला कुछ भी नहीं है, तो आप इमेजिन आप खाना नहीं बना पाओगे। बाकी चीज़ें नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ भी बना के आप, आटा नहीं है, चावल बना के खा लोगे, कुछ बना के कॉम्पनसेट कर लोगे, बट गैस नहीं है तो सारा प्रोसेस रुक जाएगा। तो गैस यहाँ लिमिटिंग फैक्टर हो गया। यानी अगर कोई प्रोसेस 3 या 4 फैक्टर से रेगुलेट हो रहा है और उसमें एक ऐसा फैक्टर जो सबसे कम है, वो लिमिटिंग फैक्टर माना जाता है, क्योंकि वो प्रोसेस को लिमिट कर देता है। तो इसी चीज़ को फोटोसिंथेसिस के टर्म में ब्लैकमॉन ने क्या कहा था कि व्हेन ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस
वो कोई भी हो सकता है, फोटोसिंथेसिस को हम ले लें, इवन ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, माने एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द स्लोवेस्ट फैक्टर। यानी अगर सभी फैक्टर हो तो इनिशियली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है पहले बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी, फिर जाकर लिमिट हो जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई एक फैक्टर होगा जो खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो प्रोसेस कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसे अगर उस अमाउंट, उस लिमिटिंग फैक्टर की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो एक और ग्राफ बन जाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस की रेट और बढ़ जाएगी, फिर बढ़ा दिया फिर बढ़ जाएगी। तो ये जो ग्राफ है ना, इट शोज द नेचर ऑफ द फैक्टर, ठीक है। पहले इसमें थोड़ा सा कॉर्नर्स होते थे जिनको काट, तो बाद में इसको जो है लोगों ने कहा नहीं, इट शुड बी इक्वल, एक लाइन इस तरीके को होनी चाहिए, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। इस कॉर्नर क्या शो करेगा, वो सडन ड्रॉप शो करेगा। तो सडन ड्रॉप होता नहीं है, धीरे धीरे प्रोसेस अपनी रेट को कम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। थैंक यू वेरी मच। होप आपका फोटोसिंथेसिस का ये पूरा 4 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। होप यू विल एंजॉय, आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसा भी हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, एंड अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमें इसके बारे में जानकारी मिले कि इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।